फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके और एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए रेडी होने वाले हो। और इससे प्रीवियस जो है एग्ज़ाम्स जिन्होंने कंडक्ट करवाया था वो था एनटीए, ठीक है। तो क्लियर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि माइनस मार्किंग भी है बेटा इसमें, तो बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर पे टिक करना है। आपका सेकंड और लास्ट वीक ऑफ जून में होने वाला है पेपर, हम ये मान के चल रहे हैं। सारे एक्ट्स वगैरह इसमें पढ़ने हैं आपको, उनके फॉर्म्स नंबर क्या है, डीएनसी एक्ट क्या है आपका, ठीक है। फिर आपका मेडिकल टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी, इन सब के ईयर्स पढ़ने हैं, क्लियर। फॉर्म नंबर्स पढ़ने हैं आपके कि कौन कौन से फॉर्म किस में प्रेजेंट है। अब जब ये स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना मंथली, वीकली और डेली बेसिस का, तो इनमें एमसीक्यूज को जरूर आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पीडब्ल्यू फार्मा। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, आई टीच यू टुडे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं। वो है आपका किस तरीके से आप फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को जीपैट में क्या स्ट्रैटेजी बना के आप प्रिपेयर कर सकते हो और ओवरऑल जीपैट का क्या पैटर्न रहता है। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि किस तरीके से हम जीपैट के एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस पैटर्न के क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है और कट ऑफ क्या जाता है। ये सारी बातें हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इससे भी ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके और एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए रेडी होने वाले हो। तो आज हम ये सारी बातों पे ध्यान देने वाले हैं, क्लियर। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोग्नोसी जीपैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड क्वेश्चन एनालिसिस। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हमारा जीपैट की अगर मैं बात करूं बेटा, जीपैट आपका, इसको हम कहते हैं ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जीपैट है ये। तो जीपैट जो होता है बेसिकली हमें हायर डिग्रीज के लिए जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रोवाइड करवाता है, और दूसरा जो होता है स्टाइपेंड हमें मिलता है अच्छा खासा। तो इससे हमें अगर फाइनेंशियल बेनिफिट होने के साथ साथ हमें अच्छे एजुकेशन के सेक्टर्स में एंटर करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि इस साल जो हमारा 2025 का जीपैट होने वाला है वो कौन कंडक्ट करवाने वाला है। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जो था, अगर इससे प्रीवियस जो है एग्जाम्स जिन्होंने कंडक्ट करवाया था वो था एनटीए, ठीक है। तो बस इस साल की अगर हम बात करें तो वो आपका एनबीएमएस कंडक्ट करवाने वाला है। और एनबीएमएस जो है आपका ये नीट के एग्जाम्स को भी आपका कंडक्ट करवाता है। तो जब एनबीएमएस जो है नीट के एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से कैसा बनने वाला होगा, क्लियर। तो प्रीवियस ईयर में बेटा अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में थोड़ा पैटर्न जो था आपका, जो क्वेश्चंस आए थे थोड़े सिंपल आए हुए थे, इसलिए कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। और कट ऑफ भी जो आपकी गई थी वो परसेंटाइल बेसिस पे इन्होंने कट ऑफ एक तरीके से निकाला था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कट ऑफ का आपका देखा था। तो अगर मैं आज बात करूं बेटा कि एनबीएमएस की अगर मैं बात करती हूं तो एनबीएमएस जो है आपका बेसिकली जो बॉडी है ये आपका नीट को तो क्रैक करवा रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो भी पैटर्न आपका आने वाला है तो रिलेटेड टू द कोलॉजी सब्जेक्ट है ना। कोलॉजी सब्जेक्ट जो है इस बार हो सकता है कि उससे क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा हाई हो सकता है। तो रेडी रहिएगा बेटा कि पैटर्न में कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं। और मान के चलते हैं इस वक्त हमारे पास टोटल 4 मंथ्स अभी बचे हुए हैं अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो पूरे जी जान से आपको जुट जाना है आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो ये आपका ऑनलाइन मोड में रहने वाला है, क्लियर। तो आपको ऑनलाइन जो है एग्जाम देने को मिलेगा और जो भी आपने सेंटर्स फिल किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर्स मिलने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं एग्जाम के टाइमिंग्स की तो इसका ड्यूरेशन ओवरऑल रहने वाला है 3 आवर्स का आपका ये पेपर होने वाला है, क्लियर। तो 180 जो है आपका मिनट्स का होने वाला है ये पेपर, आपको ध्यान रखना है और इस अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 125 रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कि कितने क्वेश्चन, ईच क्वेश्चंस कितने मार्क्स को कैरी कर रहे हैं, तो +4 जो है आपका ईच क्वेश्चन का हो गया, और माइनस जो आपका 1 है, मतलब 1/4 अगर मैं बात करूं तो 1/4 आपका नेगेटिव में जाता है। तो क्लियर, आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि माइनस मार्किंग भी है बेटा इसमें, तो बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर पे टिक करना है। क्लियर, समझ में आया सबको? माइनस में आपको माइनस मार्किंग जो है बच्चों के रैंक को बहुत ज़्यादा नीचे कर देती है, और दूसरा क्वालिफाई होने से भी उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेटा मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि नेगेटिव की वजह से बच्चों की रैंक खराब होते हुए देखी है मैंने। तो बेटा आपको जो भी आप अभी प्रिपरेशन, ये जो 4 मंथ्स हैं, आपको ये ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि नेगेटिव पे आप अपने कंट्रोल कर सको भाई, कंट्रोल, नेगेटिव पे कंट्रोल करना है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं इनके ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स कितने होने वाले हैं, तो ये 500 मार्क्स के होने वाले हैं बेटा आपके क्वेश्चंस। क्लियर? तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ओवरऑल आपको ये एग्जाम का पैटर्न दिख गया कि किस तरीके से आपका जीपैट का एग्जाम होने वाला है। क्लियर? तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी पूरी रखिए, और नेक्स्ट जो आपका 4 मंथ्स आने वाला है उसके लिए फुल्ली डेडिकेशन के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज हम फिर बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न तो हमने देख लिया, अब इनका कट ऑफ मार्क्स कितना गया था 2024 में। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि 2024 में जो है पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आया था। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है NBMS ने जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, तो परसेंटाइल काफ़ी हाई गए थे प्रीवियस ईयर में। और परसेंटाइल बेटा अगर मैं बात करूं कि इतने हाई क्यों जा रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा अगर मैं आपको बताऊं कि प्रीवियसली जब प्रिपरेशंस बच्चे करते थे, स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते थे, तो इतने ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। क्लियर? तो आज के टाइम में आपके पास बहुत सारा सोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास नेट की फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी है, आपके पास इतने अच्छे अच्छे वाईफाईज आपको कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, और इतने अच्छे अच्छे आपको इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं, और प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करवाने के लिए आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इन सभी वजहों से आपकी जो जीपैट की जो परसेंटाइल है वो हायर जाती जा रही है। क्लियर? तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट और ये सारी कुछ ये सब जो हम आगे प्रीवियस ईयर में कैसे गया था, क्या बच्चों ने प्रिपरेशन करी थी, आगे क्या हमें स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सब भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर? तो आज मैं कट ऑफ देख लेती हूँ कि क्या कट ऑफ जो है 2024 का गया था, और 25 का हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि क्या जा सकता है। क्लियर? तो कट ऑफ की मैं बात करूँ बेटा अगर, तो कट ऑफ आपका मैं इसमें आपको कैटेगरीज बता देती हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। एक तो UR है, EWS हो गया आपका, OBC, SC, ST एंड PWD की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। क्लियर? तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो 2024 का जो कट ऑफ गया था, UR जो था आपका अनरिजर्व जो कैटेगरीज थी उनकी 96.15 गया था। ये परसेंटाइल बेसिस पे है बेटा, ये याद रखना, ये परसेंटाइल बेसिस पे निकाला था इन्होंने। क्लियर? और EWS की 90 गई हुई थी, OBC की 90 गई हुई थी, SC की 75 और ST की 54, और PWD की अगर मैं बात करूं बेटा, फिजिकली जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई कट ऑफ नहीं होता, उसमें उस एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं वो सारे के सारे क्रैक कर लेते हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये जो आपका अगर मैं बात करूं 2024 का कट ऑफ जो था ये गया हुआ है, और 2025 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हो सकता है कि इस बार जो पैटर्न है वो थोड़ा हार्ड आ सकता है आपका। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट टाइम NBMS ने कंडक्ट करवाया था, और ये इनका सेकंड चांस होगा। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, कट ऑफ जो है इस साल भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि इस साल थोड़ा पेपर टफ आ सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कट ऑफ का उस अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जाएगा, और पेपर का पैटर्न भी वैसा ही होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, ओहो, स्टार बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे। स्टार किस लिए स्टार बन गया भाई? स्टार इसलिए बना हुआ है बेटा, स्टाइपेंड। क्लियर? तो आपको जो है AICT जो होती है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, और 12,400 रुपीज़ जो होते हैं आपको मंथली जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। क्लियर? ये आपकी गवर्नमेंट जो है ये जीपैट के जो भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ये जो क्वालिफाई करते हैं उनके लिए मंथली जो है आपका, या ईयरली कई कॉलेजेस में जो है वो प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो इसलिए भाई ये स्टार जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो स्टार बना हुआ दिख रहा है, तो ये स्टार बच्चों के लिए है हमारे।
ठीक है, तो ये याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं भाई जीपैट के लिए जाने के लिए, तो देखो भाई अगर मैं बात करूं अच्छे कॉलेजेस में, देखो टॉप के कॉलेजेस अगर मैं आपको बता दूं तो नाइपर के जितने भी सेंटर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। नाइपर आपका मोहाली हो गया, जो सासनगर वाला हो गया, ठीक है, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, क्लियर। नाइपर का आपका हैदराबाद, गुवाहाटी, फिर उसके बाद हाजीपुर में भी ये आपका जो है नाइपर है आपका, वो याद रखना है। फिर कोलकाता नाइपर हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपके नाइपर के जो भी आपके सेंटर्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हैं, उनका कट ऑफ किया जाता है। तो बट लेकिन बेटा नाइपर अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन उससे पहले आपको जीपैट क्वालिफाई होना मस्ट होता है, क्लियर। ये ध्यान रखिएगा कि आप पहले जीपैट क्वालिफाई करो, देन उसके बाद नाइपर अपना एग्जाम करवाता है। पहले क्या होता था बेटा कि एग्जाम्स जो होते थे आपके वो जनवरी और फरवरी में हो जाते थे, और टाइमिंग्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती थी नाइपर के प्रिपरेशंस के लिए, क्लियर। तो अब जो है एग्ज़ाम्स आपके जून में हम अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहे हैं कि आपका सेकंड जो है आपका सेकंड और लास्ट वीक ऑफ जून में होने वाला है पेपर, हम ये मान के चल रहे हैं सेकंड वीक में हो जाना चाहिए। मैं अगर मोस्ट प्रोबेबली मैं बात करूँ तो, ठीक है। और जो अगर मैं बात करूँ आपके नाइपर की, आफ्टर जीपैट जो बच्चे जाने वाले हैं, तो आफ्टर नाइपर अगर मैं बात करूँ तो उसको भी आपको 15 दिन का टाइम मिल जाता है, 15 से 20 दिन का। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। जीपैट के साथ साथ जो है नाइपर के लिए भी कुछ एरियाज थोड़े एक्स्ट्रा उसमें फोकस करने पड़ते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए, फोकस इससे हटाना नहीं है। जीपैट में आपको कुछ पर्टिकुलर ही ड्रग्स दिए गए हैं और वो पर्टिकुलर ड्रग्स ही पढ़ के जाना है। एक्स्ट्रा ड्रग्स मत पढ़ो बेटा, अभी फिलहाल आपको क्रैक करना है। सबसे पहला आपको जो सीढ़ी चढ़नी है ना, एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी सीढ़ी, इस तरीके से चढ़ो, ना कि एक बार जंप मारने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, ये याद रखना। तो स्टेप वाइज जो आपको स्टेप चलना है, आपको ये याद रखना है। तो आप सबसे पहले जाके सिलेबस चेक कर लो कि एग्जाम्स में कितने ड्रग्स दिए गए हैं अननेसेसरी, जो मिसलेनियस जो आपके फालतू के जो ड्रग्स हैं उनको पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो, और देख लो भाई कि क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं पढ़ के जाना है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी जो बॉडी है एनबीएमएस, तो एनबीएमएस जो है बेटा, जो कि आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज जो है, ये आपका जो पैटर्न बनाई हुई है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बात करें और प्रीवियस ईयर के जो हम क्वेश्चन पेपर्स की अगर मैं पैटर्न देखते हुए, जो आपका एनालिसिस देखते हुए अगर मैं बात करूं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी मैं बताऊंगी। और फिलहाल जो पैटर्न जीपैट आपका बताता है कि आपका इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैं पैटर्न बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है आपका, इसका अच्छा खासा आपका वेटेज लेके जा रहा है, क्लियर। ये 38 मार्क्स इसमें शो कर रहे हैं, कितने 38 मार्क्स, क्लियर। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपका 38 मार्क्स लेके जा रहा है। फार्मास्यूटिक्स की अगर मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिक्स आपका अगेन 38 यहाँ जो कि मेंशन है जीपैट के आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फार्माकोलॉजी और एलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं, जिसमें कि आपका एचएपी और पैथो भी आ जाता है एलाइड सब्जेक्ट्स में, क्लियर। तो ये आपका 28 मार्क्स का लेके जा रहा है यहाँ पे, क्लियर। फार्माकोग्नोसी की अगर मैं बात करूँ तो फार्माकोग्नोसी 9 to 10, 10 to 11 ऐसे आपका, मतलब 10 तो इन्होंने जो मेंशन किया है वो है, क्लियर। और अदर सब्जेक्ट जो है आपके वो 11 मार्क्स के, अदर्स में आप ऐड कर लो, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, क्लिनिकल हो गया आपका, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका अदर सब्जेक्ट्स में बायोकेमिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत आपने देख लिया, क्लियर। तो ये अदर्स में जो है आपका ये फार्मेसी प्रैक्टिस वगैरह ये सारे हो गए, ठीक है। तो ये आपके ये पैटर्न जो अकॉर्डिंग टू द जीपैट जो मेंशन किया गया है वो है, क्लियर। और अगर मैं बात करूं ग्राउंड रियलिटी की, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की अगर मैं बात करूं, तो हम क्वेश्चन पेपर जब हमने प्रीवियस ईयर के एनालाइज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये है ग्राउंड रियलिटी, क्लियर। तो रियलिटी ये है बेटा कि फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है उससे 37, चलो एक ऊपर नीचे तो चलता है, इन्होंने कितना बोला था 38 बोला था, क्लियर। और फार्मास्यूटिक्स में कितना, फार्मास्यूटिक्स में 38 बोला था इन्होंने, चलो माइनस यहाँ पे भी 1 हो गया, क्लियर।
मतलब 37 क्वेश्चंस तो आ रहे हैं ना यहाँ से, ओके। और अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी की, तो भाई ये कितना बोला था उन्होंने, 28, 10 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको बढ़ोतरी दिख रही है, 10 क्वेश्चन की, ये ध्यान रखना, 10 क्वेश्चन बढ़े हुए हैं। और इस बार फिर से NBMS जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो बिल्कुल माइंड मैप जो है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो है फार्माकोलॉजी से ज़्यादा आने वाले हैं, क्लियर रखना, क्योंकि ये नीट का प्रिपरेशन करवाती है, क्लियर। फिर फार्माकोग्नोसी से अगर मैं बात करूँ तो 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, वही जो उन्होंने 10 तो बताया ही था, और 9-10 यही आपका फ्रीक्वेंसी रहता है फार्माकोग्नोसी। चलो ये तो हमने मान लिया करेक्ट। अदर्स में आपका 4 मार्क्स के हो गए, क्लियर। बाकी तो इन्होंने ले गए ना, कोलॉजी वालों क्वेश्चंस में ले गए, कोलॉजी में चला गया। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना, अब ये जो ग्राउंड रियलिटी जो है, जो पेपर्स जो एनालिसिस जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से 15 ईयर्स का जो डेटा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं बेटा, केमिस्ट्री हो गया आपका, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी, ये जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनको बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। आप इनको ये नहीं सोच सकते कि इन्हें छोड़ के चले जाएं एग्ज़ाम में, क्लियर। देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ। वो सबसे पहले यहाँ के अदर सब्जेक्ट उठा लेंगे। क्यों भाई, अदर सब्जेक्ट उठाने की अभी क्या ज़रूरत पड़ी है? कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अदर सब्जेक्ट उठा लेंगे और उसके कहेंगे अब मैं सोच रहा हूँ पहले इसको कवर करके ख़त्म करके साइड कर दूँ। क्यों, पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई? क्या ज़रूरत पड़ी है आपको अदर सब्जेक्ट अभी उठाने की? वो तो आप कर ही लोगे, जब ये इतने सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना आप, ऑटोमेटिक आपको उसमें से क्वेश्चंस बन ही जाने। तो सबसे पहले जो है ना, मैं अगर बात करूं बेटा कि इसमें स्ट्रैटेजी आप मेजर और माइनर में अगर आपको निकालना है तो मेजर सब्जेक्ट्स में आप क्या कर लो ना, जो आपका फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो फार्माकोग्नोसी का जो सब्जेक्ट है बेटा, इसमें आपको या तो उसको पढ़ के साइड करो, क्लियर, पढ़ के साइड करो सबसे पहले, क्योंकि इजी पढ़ रहा है, क्लियर, पढ़ के साइड करो। और शॉर्ट क्वेश्चन आना है उसमें से, क्लियर, समझ में आ रहा है? शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने इसको पढ़ के या तो साइड कर लो सबसे पहले, क्लियर, टेंशन खत्म। हाँ भाई 10 जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए तो मेरा शॉर्ट है कि अब मैं टिक करके ही आऊँगा, क्लियर, कन्फर्म करके साइड कर दिया। या तो ये प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकते हो, क्लियर। तो और फार्माकोलॉजी की मैं बात करूं बेटा, अगर इन सब्जेक्ट्स की मैं बात करती हूं कि कोलॉजी और सूटिक्स और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो इस बार की जो स्ट्रैटेजी कहती है कि फार्माकोलॉजी पे बहुत फोकस करना है, आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, इक्वली इंपॉर्टेंस रख रहा है ये अदर जो आपके वेटेज वाले सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, क्लियर। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ अकॉर्डिंग टू जो आपका जीपैट बताता है कि क्या आपका मेजर सब्जेक्ट है और क्या माइनर सब्जेक्ट है, तो मेजर सब्जेक्ट में अगर मैं देखूँ तो फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गए आपके, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स में भी बहुत से आपके इनके साथ में फार्मास्यूटिक्स एक ही उससे टॉपिक से ख़त्म नहीं हो जाता बोल के फार्मास्यूटिक्स, इसमें बहुत सारे आपके अलाइड सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी एडेड, आपको वो सारे पढ़ने होते हैं, क्लियर। अगर मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है इसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑर्गेनिक हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हो गई आपकी, और दूसरा आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया। तो ये टोटल जो है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, ये आपका वेटेज रख रहा था 38 मार्क्स का, क्लियर, 38 मार्क्स का वेटेज रख रहा था फार्मास्यूटिक्स आपका 38 मार्क्स का। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिक्स में, तो फार्मास्यूटिक्स में आपका बेटा इनमें जो है आपका फार्मास्यूटिक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपका प्री फॉर्मुलेशंस जो होते हैं ना, उससे प्री कैप्सूल वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा आता है, कैप्सूल जो होते हैं आपके, इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट का पैटर्न क्या होने वाला है और किस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्लियर। अगर मैं बात करूँ बेटा कि सूटिक्स की थी, तो इसमें कैप्सूल का देख लीजिएगा, और प्री फॉर्मुलेशन जो है आपका कैप्सूल वाला प्री फॉर्मुलेशन जो होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री फॉर्मुलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी और अलाइड सब्जेक्ट्स की, तो फार्माकोलॉजी और अलाइड सब्जेक्ट्स में आपका बताया मैंने HAP और पैथो आ जाता है, इसमें क्या है HAP और पैथोफिजियोलॉजी आ जाता है, क्लियर, पैथो आ जाता है, क्लियर। तो फार्माकोलॉजी में आपको बहुत ही ध्यान रखना है बेटा कि फार्माकोलॉजी में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात कर लूँ तो इनमें जो है आपका जनरल फार्माकोलॉजी जो होता है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल फार्माकोलॉजी से,
ठीक है। जनरल फार्माकोलॉजी हो गया आपका, सीएनएस हो गया, सीवीएस हो गया, सीएनएस से पूछे जाते हैं, सीवीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल जो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। एंटी माइक्रोबियल्स एंटीबायोटिक्स से, क्लियर, एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात कर लूँ एचएपी और पैथो के लिए, तो एचएपी और पैथो का थोड़ा इसमें कम वेटेज जाता है। एचएपी की अगर मैं बात करूँ तो एचएपी आपका 17 अगर मान लो तो 17 मार्क्स आपका एचएपी लेके जा रहा है अगर, ठीक है, 17 या 10 ये फ्लक्चुएट करता है, क्लियर, ये एग्जैक्टली नहीं आप वो कर सकते। 17 या 10 मार्क्स अगर जैसे ये लेके गया एचएपी, तो इसमें आपके जो आपके ह्यूमन बॉडी के जो आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, सीवीएस वाला एरिया हो गया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कवर करता है, ठीक है, एरिया हो गया। फिर उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गए, क्लियर। तो ये सारे जो आपके सिस्टम्स हो गए, ये अच्छा खासा वेटेज जो है ये फार्माकोलॉजी और एचएपी इन दोनों को मिला के अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फार्माकोग्नोसी का, क्लियर, फार्माकोग्नोसी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फार्माकोग्नोसी में आपको बहुत ही माइंड को प्रॉपरली सोच समझ के आपको पढ़ के जाना है। बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं, लेकिन आपको ड्रग्स को कम करना है बेटा, जो कि आपके जीपैट के पेपर में दिए गए हैं। सिर्फ आपको उतने ही ड्रग्स पढ़ के जाने हैं, एक्स्ट्रा कोई भी ड्रग्स पढ़ के नहीं जाना है, क्लियर। टाइम वेस्टेज है, एक्स्ट्रा पढ़ोगे फालतू का, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो आपको ये समझ के जाना है कि इसमें फाइटोकेमिस्ट्री रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री से आता है आपका। अगर मैं फार्माकोग्नोसी की बात कर रही हूँ तो फाइटोकेमिस्ट्री से आपने देख लिया यहाँ पे कि फाइटोकेमिस्ट्री कवर कर ले रहा है आपका, क्लियर। फिर हाँ, एक और चीज़ बेटा, जो फार्माकोग्नोसी है ना, इसमें भी इस बार जो थोड़ा पैटर्न जो है, अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्लियर, ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट कर रही है। तो याद रखना भाई, ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड पेपर आएंगे, क्यों, क्योंकि आयुष वगैरह ये सब जो आपके गवर्निंग बॉडीज़ हैं, इन सब का भी भैया अच्छा खासा वो चल गया है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इन सबको। तो आपका आयुर्वेदा से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, ठीक है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन से, क्लियर। और अगर मैं बात करूं फार्माकोग्नोसी में, तो ग्लाइकोसाइड्स, क्लियर, ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। फिर ये जो हैं आपके रेजिन्स हो गए, टैनिन्स हो गए, इन सारे क्वेश्चन, इनसे अच्छे से आपको कार्बोहाइड्रेट से पढ़ के जाना है, क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको आगे मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है, आगे मैं डिटेल में इसको आपको एलैबोरेट करने वाली हूँ कि कितना % कौन सा आपका वेटेज रख रहा है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाँ बेटा, एक चीज़ याद रखना कि फार्माकोग्नोसी में जो आपके फार्माकोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, जो आपके ड्रग्स होते हैं, कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाइक एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट, एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, एंटी रेस्पिरेटरी, जो आपके इलनेस हो रही है उसमें जो है ब्रोंकाइटिस वगैरह में जो काम में आ रहा है, इस तरीके के जो आपके ड्रग्स हैं ना, इन पे भी थोड़ा फोकस करना। क्यों, क्योंकि अब जो है गवर्निंग बॉडी हमारी चेंज हो गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको माइंड मेकअप करते हुए ही आपको स्टडी का प्लान बनाना है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेंगी, क्लियर। ये था आपका मेजर सब्जेक्ट के बारे में। हाँ, माइनर में देख लेते हैं कि माइनर में आपको किस पे फोकस करना है। ज्यूरिस शॉर्ट क्वेश्चन है भाई ज्यूरिस का, ठीक है, इसको सबसे पहले पढ़ लेना है आप, सबसे पहले। ये सूटिक्स का पोर्शन है, सूटिक्स वाले उसमें कवर होने वाला है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप पढ़ के जाओगे, सारे एक्ट्स वगैरह इसमें पढ़ने हैं आपको, उनके फॉर्म्स नंबर क्या हैं, डीएनसी एक्ट क्या है आपका, ठीक है। फिर आपका मेडिकल टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी, इन सब के ईयर्स पढ़ने हैं, क्लियर, फॉर्म नंबर्स पढ़ने हैं आपके कि कौन कौन से फॉर्म किस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये तो आप एक हफ्ते में पढ़ के इसको आराम से पढ़ के साइड कर सकते हो, प्रॉपर इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और इसको साइड कर लो, ठीक है, कोग्नोसी, और इसको पहले पढ़ के अपना साइड कर सकते हो, क्लियर। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो और ये प्रैक्टिस और हॉस्पिटल फार्मेसी, ये सारे आपके माइनर में आते हैं, ठीक है। पहले मेजर पे फोकस कर लो, फिर इसके तो क्वेश्चंस वैसे भी आपके बन ही जाने हैं। हाँ चलिए, वेटेज मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, कि अगर मैं बात करूँ कि जीपैट फार्माकोलॉजी का एक्सपेक्टेड जो आपका वेटेज हो सकता है 2025 के अकॉर्डिंग बेटा, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, देख लो।
25% अगर मैं बात करूं तो 25% आपका लेके जा रहा है एल्कलॉइड क्लास की ड्रग्स। क्लियर, इसमें एवरीथिंग, ईच एंड एवरी देयर बायोसिंथेसिस, क्लियर, उनके केमिकल टेस्ट जो होते हैं वो आपको पढ़ना है। फिर इन ड्रग्स के आपके जो इन ड्रग्स के आप ये देखोगे कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फिर किस फैमिली से बिलोंग कर रही है, फिर इनको कल्टिवेशन, कलेक्शन, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अगर मैं बात करूं ग्लाइकोसाइड्स की तो ये आपका 20% एक लेके जा रहा है वेटेज। क्लियर, फिर वॉलेटाइल ऑयल्स की अगर मैं बात करूं तो ये 15% लेकर जा रहा है। क्रूड ड्रग इवैल्यूएशन अगर हम देख लेते हैं तो ये 20% आपका वेटेज कवर कर रहा है। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं फाइटोकेमिस्ट्री और प्लांट टिश्यू जो है अभी ऐड ऑन कर लीजिएगा बेटा इसमें, ठीक है, प्लांट टिश्यू और प्लांट हार्मोन्स जो थे इनको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। तो अगर ये इनकी मैं बात करूँ ना तो ये कवर कर रहे हैं आपके 20%, दोनों को मिला के। क्लियर, दोनों को मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ स्ट्रैटेजी कह रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपके आने वाले हैं। क्लियर, आपका 2025, क्लियर, 2025 जीपैट एग्जाम्स के लिए। तो ये जो आपका स्ट्रैटेजी कहता है, आप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलो हम देख लेते हैं। इसमें जो है एल्कलॉइड्स की अगर मैं बात कर लूँ बेटा तो इसमें आपके सारे सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके क्लासिफिकेशंस, उनके यूजेस और उनके टेस्ट पढ़ लेना। क्लियर, कौन कौन से टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किए जा रहे हैं। अगर मैं ग्लाइकोसाइड्स की बात करती हूँ तो इसमें भी आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इनके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर, और इनके यूजेस, एप्लीकेशंस, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स कहाँ पे क्या शो कर रहा है ये आपको देखना है। और वॉलेटाइल ऑयल्स में अगर मैं देख लूँ तो वॉलेटाइल ऑयल्स में आपका इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इनके मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। क्रूड ड्रग इवैल्यूएशंस में अगर हम देखते हैं तो क्रूड ड्रग इवैल्यूएशन में इनके माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो आपके इवैल्यूएशंस हैं, कहाँ पे फ्लोएम ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, स्क्लेरिफाइड जो हैं आपके सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं और टिश्यू कल्चर को, इनको मैंने मर्ज कर दिया है। इनकी अगर मैं बात करती हूँ तो इनमें आपको क्या पढ़ के और देख के जाना, बायोसिंथेसिस, क्या बायोसिंथेसिस और आइडेंटिफिकेशन जो इनके टेक्निक्स होते हैं ये आपको इनमें कवर करने हैं। क्लियर, तो ये आपका एक तरीके से रोड मैप हो गया आपका कि किस तरीके से आपको फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में किस किस चीज़ों पे कितना फोकस करना है, कितना टाइम देना है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर हम देखते हैं और 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं बेटा, तो हम ये देख रहे हैं कि की टॉपिक्स और उनके वेटेज कितने आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर लेती हूँ। इंट्रोडक्टरी जो आपका जनरल जो फार्माकोग्नोसी की अगर मैं बात करूँ तो ये 3% का वेटेज लेके जा रहा है। क्लियर, ये याद ये देखते रहना। क्लियर, अगर मैं क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रूड ड्रग्स को देखूँ तो ये 2% वेटेज ये लेके गया है आपका। फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये अगेन 3% है आपका। क्रूड ड्रग्स में से आप देख रहे हो कितना हो गया, 5 हो गए टोटल। माइक्रोस्कोपी फीचर्स अगर हम देखें तो ये अगेन 2% आपका वेटेज लेके जा रहा है। अगर मैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करती हूँ, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में भी वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, एल्कोलॉइड्स हो गया, और प्रोटीन्स के अगर मैं बात कर रही हूँ तो 4% का वेटेज लेके जा रहा है फिलहाल तक के लिए। अभी ये 4% ज़्यादा है, देख लो। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशंस में अगर हम देखें तो ये 3% वेटेज कवर कर रहा है आपका। फार्मास्यूटिकल एड्स में आपका स्टार्च, गम्स और जितने भी ऑयल्स रिलेटेड हो गए ये हो गया आपका 2%। एनिमल प्रोडक्ट्स में अगेन 2%। प्लांट प्रोडक्ट्स में, प्लांट प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि इनके टेस्ट वाइज हम चेक करेंगे कि कौन बिटर टेस्ट का है, कौन एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कौन स्वीटनिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर, ये आपका 2% के अराउंड लेके जा रहा है वेटेज। अगर मैं टॉक्सिक ड्रग्स की बात करती हूँ तो ये आपका 1% जो है वेटेज कवर कर रहा है। अगर एंजाइम्स के बारे में देखें तो एंजाइम्स आपका इनके सोर्सेज आपको पढ़ने हैं और प्रिपरेशंस और यूजेस, ये अगेन 2% वेटेज लेके जा रहा है। ये ना बेटा, ये जो आपके वेटेज मैं जो बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के डेटा एनालिसिस के बेसिस पे कि समटाइम्स इससे क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं एवरी ईयर में और कितना वेटेज रख रहे हैं। क्लियर, तो आप ये ध्यान रखना। नेचुरल पेस्टिसाइड से अगर मैं बात करूँ तो 1% लेसर है, काफ़ी इसका कम है। क्लियर, और एडल्टरेशन से अगर देखूं तो 2% कवर कर रहा है। बायोजेनेटिक से, पाथवे से, जो आपका बायोजेनेटिक TCA साइकिल्स होते हैं, सिग्मिक एसिड पाथवेज होते हैं, ठीक है, इन सारे पाथवेज से आपके 3% कवर कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में देखें तो 2% कवर कर रहा है। टैनिन्स 1%,
कवर कर रहा है। अगर वॉलेटाइल ऑयल्स की बात करूँ तो 4% अगेन यहाँ पे 4% कवर कर रहा है। और आपने प्रीवियसली भी देखा कि 3% कौन सा इंट्रोडक्टरी वाले पोर्शन से कर रहा था और 4% आपका कर रहा था फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट से, ठीक है। तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट और जनरल जो आपका फार्माकोग्नोसी था वो हो गया। ये ध्यान रखिएगा, एल्केलॉइड्स हो गए आपके, ये अच्छा खासा वेटेज कवर करते हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स हो गए, ये 4% ये भी कवर कर रहा है, क्लियर। फिर है आपका प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज से बेटा क्वेश्चंस अब पढ़ लीजिएगा आप। और प्लांट टिश्यूज जो है पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इनसे क्वेश्चंस। तो प्लांट टिश्यू पे थोड़ा वेटेज रखिएगा, अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। फिर रेजिन से अगर मैं बात करूं तो इससे 3% अगेन आपका वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ग्लाइकोसाइड्स की बात करूं तो 3% वेटेज कवर करता हुआ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और कौन से हैं। एल्केलॉइड्स आपका, एल्केलॉइड्स कितना ले रहा है भाई, 4% ले रहा है। एल्केलॉइड्स तो वैसे भी देखो, जब बुक पढ़ना शुरू करते हो, चाहे कोई भी बुक उठा लो, कोकाटे उठा लो, ट्रीज एंड इवेंट्स उठा लो, सेठ वाली बुक उठा लो, कोई भी उठा लो बुक, सबसे ज़्यादा वेटेज यही आपके बुक्स में पन्ने पेजेस जिसमें सबसे ज़्यादा है, आप देखोगे पेजेस कितने ज़्यादा इन्हीं दोनों में है, सबसे ज़्यादा कवर करते हैं ये, तो वेटेज भी ज़्यादा है भाई। एल्केलॉइड्स की अगर मैं बात करूँ तो एल्केलॉइड्स आपका 4% वेटेज के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सट्रैक्शंस और आइसोलेशन टेक्निक्स में 2% ले रहा है। फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के लिए 3% वेटेज ले रहा है। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन दिस इज 3%, ओके। अगर इनका वेटेज है 3% के अकॉर्डिंग लेके जा रहा है ये। हर्बल फॉर्मुलेशन 2% का वेटेज लेके जा रहा है, क्लियर। वर्ल्ड वाइड ट्रेड ऑफ क्रूड ड्रग्स अगेन 1% यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड ट्रेड ऑफ क्रूड ड्रग्स, तो प्रीवियसली भी क्रूड ड्रग्स ने अच्छा खासा वेटेज लिया था, तो क्रूड ड्रग्स पढ़ के जाना है भाई, क्लियर। फिर हर्बल कॉस्मेटिक्स 1%। ट्रेडिशनल हर्बल अगर ड्रग्स की मैं बात करूँ तो अगेन 2% वेटेज के साथ जा रहा है ये। प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया के अगर मैं बात करूँ इसमें कम है, कई बार इससे पूछे भी नहीं जाते हैं क्वेश्चंस, 1% है। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अगेन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, आयुर्वेदास को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो बेटा एकदम रेडी रहिएगा कि क्वेश्चंस इसमें से बनने ही बनने हैं, शॉर्ट है भाई 2025 के लिए, क्लियर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग भी थोड़ा ध्यान रख के पढ़ाई करना है आपको। होम्योपैथिक सिस्टम्स को अगर मैं बात करूं तो 2% वेटेज के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स, क्लियर। फिर हो गया आपका एल्केलॉइड्स, इनको कवर करना है। आयुर्वेदिक जो आपके ड्रग्स हैं उनको, आयुर्वेदिक सिस्टम को, आपके बायोसिंथेसिस को कवर करता हुआ ये देखना है, क्लियर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जनरल फार्माकोग्नोसी को भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे पढ़ के जाना है, क्लियर। तो बेटा अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ की मैं बात करती हूँ, चलो ये सारी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए, किस तरीके से हमें मैनेज करना है, कौन से टॉपिक को, कितने ड्रग्स को हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे आप, क्लियर। तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो स्ट्रैटेजी सबसे पहली मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ तो फर्स्ट है आपका स्टडी प्लान, क्लियर। कि किस तरीके से आप स्टडी करने वाले हो, किस तरीके से आप जो है अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड करने वाले हो सेक्शंस में। उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करो, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। किसमें 3 सेक्शंस में आपने डिवाइड किया, डेली, वीकली प्लान और मंथली प्लान के बेसिस पे डिवाइड कर लो सब्जेक्ट्स को, क्लियर। कि डेली किस किस सब्जेक्ट्स को आपको देखना है। जैसे कि अगर मैं डेली की बात करूं तो आपने डेली बेसिस पे जो ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि आपको फार्माकोलॉजी के कुछ ड्रग्स ऐसे आपको दिख जाएंगे जो कि आपको डेली बेसिस पे, अगर मैं फार्मास्यूटिक्स की बात करूँ तो फार्मास्यूटिक्स के कुछ ड्रग्स ऐसे आपको टैबुलेटेड फॉर्म में दिख जाएंगे जो कि आप उनकी क्लास को पढ़ो और फिर उसके बाद उनके उस क्लास में कौन सी ड्रग्स आती है इनको आपको याद रखना। अगर मैं फार्माकोग्नोसी की बात करूँ तो आपको इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बेसिस पे किस क्लास में रखा गया है, इनके क्रिस्टल्स के बेसिस पे किस क्लास में रखा गया है। जैसे रोजेट क्रिस्टल्स है वो रूहबाब हो गया, उस कैटेगरी में रखा गया है, क्लियर। रूहबाब की जो ड्रग्स हैं उनको इन कैटेगरीज में रखा गया। तो डेली बेसिस पे ना आप, डेली बेसिस का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि डेली बेसिस पे 1 घंटा, सिर्फ 1 आवर्स, क्लियर, 1 आवर्स जो है आप दे दो
नॉर्मल जो भी आप सब्जेक्ट प्लान किया, सपोज आपने सुटिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और ये प्लान किया, तो डेली बेसिस का आपने प्लान किया कि 1 घंटा मुझे सुटिक्स को देना है, 1 घंटा मुझे केमिस्ट्री को देना है, 1 घंटा मुझे कोलॉजी को देना है। क्लियर, ये आपका डेली बेसिस प्लान का हो गया। क्लियर, 1-1 घंटे आपको इस तरीके से देना है। और अगर चाहो तो आप कोग्नोसी को 15-15 मिनट के लिए भी आप, या आधे आधे घंटे के लिए भी आप गो थ्रू करके उसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहोगे तो आपके वो टिप्स पे आ जाएंगे। क्लियर, निमोनिक्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि निमोनिक्स के बेसिस पे आप याद करने की कोशिश कीजिए। निमोनिक्स बनाओ जितना ज़्यादा आप बना सकते हो। आपका माइंड क्या कहता है, किस तरीके का, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में किस तरीके से आप निमोनिक्स बना सकते हो, उनके ट्रिक्स क्या बना सकते हो, इस तरीके से ट्रिक्स बनाइए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा वीकली प्लान। क्लियर, वीकली प्लान की अगर मैं बात करती हूँ तो वीकली प्लान में आपका वीक में आप सब्जेक्ट को क्या वेटेज देने वाले हो कि पर्टिकुलर, जैसे बहुत से आपके टफ टॉपिक्स होते हैं तो उनको एक बार आज आपने आज पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसको गो थ्रू कर लिया वीक बेसिस पे। क्यों? क्योंकि बहुत दिन तक नहीं टच करोगे ऐसे सब टॉपिक्स को तो आप आउट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा माइंड से। फिर आता है मंथली प्लान। मंथली प्लान के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, मंथली में आपने डिवाइड कर लिया सेक्शंस में और उस टॉपिक को आपने दोबारा से गो थ्रू कर लिया। क्लियर, तो ये 3 प्लान आपके बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई देते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं ये, अगर इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना लेते हो कि 3 बेसिस पे इनको हम डिवाइड कर देते हो क्वेश्चंस को। और उसके बाद हाँ, बेसिकली आप जब ये स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना मंथली, वीकली और डेली बेसिस का, तो इनमें एमसीक्यूज़ को ज़रूर आप ऐड ऑन कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि एमसीक्यूज़ और जब आप मॉक टेस्ट वगैरह ऐड करके देते रहते हो ना तो ये बहुत ही ज़्यादा, देखो वीकली आपका मॉक टेस्ट वाला आ गया। क्लियर, मॉक टेस्ट वगैरह वीकली वाला अटेंड आप कर लो, मॉक टेस्ट वीकली दे दो, फिर उसके बाद मंथली आप वो कर लो। क्लियर, और डीपीपी जो है आपका, डीपीपी तो आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है। क्लियर, तो फिर दूसरी स्ट्रैटेजी अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो दूसरी है आपकी बुक्स। या एग्जैक्टली, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स का कलेक्शंस कैसे करना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ बेटा, मैं आपको एक और पर्सनल एडवाइस दूंगी। हाँ, आजकल बच्चे इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप अपने थोड़े नोट्स बनाओ। क्लियर, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना खुद से, नोट्स इन द सेंस मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना, जो सुन रहे हो, जो भी XYZ आपने जो भी बुक्स को फॉलो किया, क्लियर, XYZ जो भी आपने बुक फॉलो किया, क्लियर, उस बुक से आप नोट्स खुद से बनाने की कोशिश करो। और जो भी प्लेटफॉर्म से आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, क्लियर, लेकिन उनको लिखना स्टार्ट करो। जब तक आप उसको लिख के नहीं रखोगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते चलोगे, तो लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करने जाओगे ना तो बार बार वो वीडियोज़ जाके नहीं आप देख पाओगे, याद भी नहीं रहती कि वो वीडियो कहाँ थी, क्या है, या फिर आप बार बार उसको गो थ्रू करोगे। इससे अच्छा है ना कि आप टेबल फॉर्म में बना लो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके कुछ अगर मैं आपके कुछ बुक्स की बात करूं, जैसे कि सीके को काटे है और ट्रीज एंड इवेंट्स है। क्लियर, सीके को काटे और ट्रीज एंड इवेंट्स बहुत ही अच्छी बुक है बेटा। सीके को काटे तो आपकी अगर मैं बात करूं जीपैट के लिए तो जीपैट का मैक्सिमम पेपर आपके सीके को काटे से, बट ट्रीज एंड इवेंट्स बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है आपकी। इसमें आप अगर डिटेल स्टडी, अगर जो ड्रग्स की होती है, अगर हम उनके डिटेल कहाँ से ये आया है, ये ड्रग पहले कहाँ पे था, मतलब थोड़ा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसा सारी डिटेल्स जो है वो सारी आपको ट्रीज एंड इवेंट्स में मिल जाएगी। बट इस टाइम मैं आपको प्रेफर ये करूँगी कि कोई भी जो भी बुक आप उठा रहे हो, डिफरेंट बहुत सारे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक कोई डिसाइड कर लो, एक बुक से पढ़ो, या एक जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको उठा लो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो बेटा। प्रैक्टिस जरूरी है उसमें, ठीक है, ना कि डिफरेंट बुक्स को उठाना जरूरी है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम स्टडी के आपके स्ट्रैटेजी के अंदर। क्लियर, तो हाँ, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो जो भी आपका रिसोर्सेज में बुक्स हैं, ऑनलाइन मटेरियल्स हैं और प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उनको आप अच्छे से प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए, प्रॉपरली पढ़िए। हाँ, और जो भी आप रिसोर्सेज उठा रहे हो उसको रिवाइज कीजिए और उसके अपने पर्टिकुलर नोट्स को भी बनाते रहिए, ठीक है, ताकि एंड मोमेंट पे जब आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अगर जब आप पढ़ रहे हो, उसको गो थ्रू कर रहे हो, 1 वीक पहले जो आप पढ़ रहे हो, जब गो थ्रू कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, मतलब आपका कई बार रिवीजन हो जाना चाहिए उस टाइम तक, तो वो जो आप रिवीजन कर रहे हो ना, एंड मोमेंट का जो आप मगअप कर रहे हो पर्टिकुलर चीज़ों को, तो उस टाइम पे आप अपने नोट्स खोलो और उसमें
बहुत सारे टेबुलेटेड फॉर्म में, ऐसे मतलब जो नोट्स होना चाहिए ना बेटा वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, एक पेज में ना, एक पेज में आपको, एक पेज ले लो A4 शीट, क्लियर, A4 शीट आपने ले लिया, A4 शीट में आपने डिवाइड कर दिया बहुत सारे सेक्शंस। फार्माकोलॉजी के अंदर तो आप ऐसे ही कर सकते हो, और फार्माकोलॉजी के साथ साथ में आपका वो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे केमिस्ट्री के ऐसे कवर हो जाएंगे। बस आपको केमिस्ट्री में क्या ध्यान देना है, रिएक्शंस पे बेसिकली फोकस करना है कि कौन सा रिएक्शन किसके साथ में क्या फाइनल जो है आपका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, ये आपकी उसकी स्ट्रैटेजीज है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, इनके क्या क्या कॉन्जुगेशंस जो होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आने वाली, तो ये सारी चीज़ें आपको ना एक पर्टिकुलर जो A4 शीट ले लो, छोटे 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 उस पर मेंशन करते चले जाओ, क्लियर, समझ में आया। दूसरी बात अगर मैं बात करूं आपकी निमोनिक्स की, क्लियर बेटा, देखो विजुअलाइजेशन जो होती है ना बहुत ही अच्छी जो होती है आपकी टेक्निक होती है। कई बार आपको जब तक आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर लेते हो ना, या नहीं करते हो जब तक, तो जब तक हम विजुअलाइज नहीं कर लेते किसी चीज़ को तो हमें ध्यान नहीं रहती वो चीज़ें, या फिर जब तक आप पर्टिकुलरली उस चीज़ को खुद से जाके नहीं चेक कर लेते तब तक वो ध्यान नहीं रहती। तो कोशिश ये करो कि अगर आपको इस तरीके से विजुअलाइज कर लो एक बार, एटलीस्ट एक बार विजुअलाइज कर लो ड्रग्स को, तो आपको वो चीज़ जो है माइंड में बनी रहेगी। और मैं आपको ये बोलूँ कि निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे मैं आपको निमोनिक्स प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है, अपने तरीके से जो मैंने निमोनिक्स बनवाया, चाहे आपको उस निमोनिक्स में कुछ ऐड ऑन करके कुछ और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, करो, लेकिन पढ़ो। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पढ़ना है, यही स्ट्रैटेजी आपको कवर करनी है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ओवरऑल जो है स्ट्रैटेजीज बना सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और हाँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा बेटा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोट्स आपको खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से इन द सेंस जब आप पढ़ते जा रहे हो, गो थ्रू करते जा रहे हो, तो एक जगह कॉपी पे लिखते रहो बेटा। जब हमारी CNS एक्टिविटी और मोटर एक्टिविटी दोनों एक साथ काम करती है ना, तो समटाइम्स CNS भूल भी जाए ना, मोटर चल जाता है। CNS से अगर माइंड में आपको ऐसा लग रहा है कि उतर रही है कोई चीज़ें, नहीं उस वक्त रैंडमली काम नहीं करी, तो मोटर एक्टिविटी जो होता है ना वो लिखा हुआ होता है और आई विजुअलाइज कर लेता है, तो ऐसे कंडीशन में ना मोटर एक्टिविटी काम कर जाता है, क्लियर, समझ में आया। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने नोट्स बनाओ। इन सबके पीछे आपका साइंटिफिक रीज़न है, ना कि ऐसे ही बोला गया कि बस बोल दिया हमने, बोलना था और इसलिए बोल दिया, ठीक है, ये नहीं है इसका रीज़न, क्लियर। तो बुक्स तो मैंने आपको बता ही दिए। हाँ, मॉक टेस्ट बेटा, मॉक टेस्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पार्ट हो जाता है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट का मतलब एक तरीके से डुप्लीकेट तरीका, आपको यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाने का एक तरीका है, और सेम जो आप एग्जाम में आपका पैटर्न आने वाला है, सेम तरीका, सेम प्रोसेस के थ्रू वही पैटर्न को रखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करोगे, ये सारी चीज़ों से मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। अगर मैं बात करूं, आर यू रेडी फॉर योर एग्जाम्स? यस। कैसे? थ्रू मॉक टेस्ट। कैसे? थ्रू मॉक टेस्ट। कैसे? अब मॉक टेस्ट का क्या रोल है बेटा, देखो मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो जो पैटर्न आपका एग्जाम में आने वाला है, क्लियर, वो आपको यहाँ पे पता चल गया। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी पता चल गई कि आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या था और नेगेटिव पॉइंट क्या था। आपको टाइमिंग जो था, आपका टाइम की जो स्ट्रैटेजी थी, आपको वो समझ में आ गया कि कितना आपको पर्टिकुलर टाइम गिवन करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन को समझने का तरीका समझ में आ गया कि कैसे आपको क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा अगर लेंदी दिख रहा है देखने में, तो उसको कैसे शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ के और आंसर को टिक करना है, वो हो गया आपका एक तरीका। अगर मैं बात करूं बेटा, ये तो सारी चीज़ें हो गई। अगर मैं बात करूं आपका कि नर्वसनेस, क्लियर, एग्जाम के दिन आपको इसकी भी मॉक इसीलिए करवाया जाता है। एग्जाम के दिन मॉक टेस्ट का मतलब ही है, जैसे एग्जाम के दिन आपको लगा कि बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो वो सारे टेंशन को आप यहीं ख़त्म कर लोगे जब डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते हैं सील पे पड़े निशान, क्लियर। तो यही है कि बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो उस दिन आपको लगेगा ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, समझ में आया। आपको लगेगा जस्ट नॉर्मल की डेज की तरह ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। भाई डर किसको नहीं लगता, पसीने किसके नहीं छूटते, बट डर के आगे ही जीत है। क्या है? डर के आगे ही जीत है, ये याद रखना बेटा। तो जब आपको ये सारे डर इसी वक्त यहीं पे ख़त्म करो, एग्ज़ाम्स दे के DPP सॉल्व करो, ठीक है, मॉक टेस्ट दो,
MCQs जितने हैं उनको देखो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि MCQs जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना, आपने थोड़ा मॉड्यूल पढ़ लिया, क्लियर, मॉड्यूल पढ़ लिया, जो आपके टेस्ट नोट्स थे वो आपने देख लिया, नोट्स जो थे बेसिकली आपने नोट्स देख लिया, फिर उसके बाद आप जाओ, उसके बाद MCQs सॉल्व करो। MCQs जब आप सॉल्व करते हो ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है भाई, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि MCQs आपको रेगुलर बेसिस पे अब सॉल्व करने ही करने हैं। MCQs से मत भागना भाई, वहाँ पे MCQs का ही खेल है। समझ में आया? इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये क्यों हैरान है भाई? हाँ देखो, सबसे पहली बात अगर मैं आपको ये बताऊं, और सबसे लास्ट बात ये बताऊं, तो ये है कि अगर फोकस अच्छा है ना तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। फोकस अच्छा है तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। डरना नहीं है, डरना नहीं है किसी भी एग्जाम से, किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं है। क्लियर, समझ में आया? ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं होती हैं। अब आप में से कोई कहेगा मैम ये तो आपने बस कह दिया, बट एग्जाम्स में तो कुछ और ही होता है, उसमें डर लगता है, ये लगता है। कुछ नहीं लगता बेटा, आप अपने माइंड को जैसा बोलोगे आपका माइंड वैसा ही वर्क करने वाला है। समझ में आ गया? माइंड को जितना डराओगे उतने ही डरोगे, और माइंड को बोलो ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बेटा, ऑल इज वेल। कुछ नहीं है एग्जाम कुछ भी नहीं है। डेली बेसिस पे जो आप इतने सालों से पढ़ते आए हो उसी को तो रिवीजन करके आपको एग्जाम देना है। समझ में आया? तो होपलेस नहीं होना है। ये जो ऐसे करता हुआ जो बैठा हुआ है ना, होपलेस बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा खासा पढ़ लिया और एंड मोमेंट पे जाके होपलेस हो जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देना है बेटा। अच्छी खासी इतने महीनों की पढ़ाई, इतने सालों की पढ़ाई जो है वो वेस्ट हो जाती है नर्वसनेस की वजह से। तो आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, हौसला बिल्कुल बुलंद बनाए रखना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और आपको मैंने पहले ही बताया था, गुनगुनाते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और कहते रहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्लियर, समझ में आया? तो आपको वही सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखना है बेटा। कछुए की चाल से धीरे 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 करके डेली पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज मेरा मन किया, अच्छा आज 4 घंटे पढ़ लिया और कल तो पढ़ाई की ही नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर टाइम बना के रखना है। और आप कहोगे कि मैम हमें क्लासेस जाने पड़ते हैं, कॉलेजेस जाने पड़ते हैं। अरे थोड़ा कम कर लो ना, परसेंटेज जो है आपका कितना है, 75 to 80% ही तो है ना, 75 to 80%। और आपको क्या लग रहा है कि 75 to 80% है तो क्या क्लासेस में ऑल टाइम क्या पढ़ते ही रहते हैं स्टूडेंट्स, मस्ती करते रहते हैं, यहाँ घूमते रहते हैं, वहाँ घूमते हैं? वो सब मत करो ना, लाइब्रेरी को यूटिलाइज करो, लाइब्रेरी में बैठो, वहाँ पे जाओ। क्लियर, समझ में आया? लाइब्रेरी में जाके बैठो। और जो देखो बेटा, जो फैकल्टीज को भी पता होता है कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है और कौन बेवकूफ़ बना रहा है। आया समझ में? कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है और कौन बेवकूफ़ बना रहा है, ये क्लियरली पता होता है फैकल्टीज को। तो इसलिए फैकल्टी भी आपके सपोर्ट में सभी खड़ी रहती हैं। आप कहने वाली बात है कि आप बोल रहे हो कि ऐसा करना वैसा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन आपके सपोर्ट के लिए खड़ा होता है, हर एक टीचर आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा होता है। आप बस आगे बढ़ के तो देखो, पढ़ के तो देखो, कुछ करने की चाह तो रख के देखो। समझ में आया? तो आपको बेटा ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, अगर मैं बात करूँ कुछ एक आपको ऐसा मोटिवेशन देने का, जो कि हमने प्रीवियसली जितना अभी कुछ देखा इन सब के लिए, अगर मोटिवेशन आपको लाइफ में, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। कई बार क्या होता है, आप देखोगे रेस में लोग दौड़ रहे होते हैं, तो वो रेस का सिर्फ दौड़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्रैक करना है और भाग के विनर बनना है, ये याद रखना, ठीक है। हमें उस जो आपका बैरिकेटिंग एरियाज है ना, बैरिकेटिंग जो लगी हुई है, उस एरिया को आपको टच तो करना है। समझ में आया? मतलब जीपैट क्रैक तो करना है ना। तो इसके लिए मैं कुछ आपको एक शायरी सुना देती हूँ, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है क्या है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हाँ जी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है ना। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस, इसीलिए प्रैक्टिस। नेगेटिव होगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव भी टिक करोगे। चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है,
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। चढ़कर गिरना गिरकर गिरकर चढ़ना ना अखरता है। और अगर मैं फाइनली अपने लफ्ज़ों पे विराम देने से पहले अगर बात करूं तो आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर? तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा, लेकिन डर तो सबको लगता है ना? तो इसी डर को हमें भगाना है और आपके एग्ज़ाम्स में आपको ये जीपैट का जो भूत है ना, इसको दिमाग से निकालना है और इसे क्रैक करना है। क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब इतने लोग आपके आप तो कहाँ तक आपके साइंटिस्ट पहुँच चुके हैं। तो ये कौन सी चीज़ है बेटा? पढ़ना सबसे आसान काम होता है लाइफ का। आपको पता है ये जो आपका फेज़ है ना, ये फेज़ दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। तो इस फेज़ पे थोड़ा डट कर एंजॉय कर लो। पढ़ाई करना भी जो होता है ना, जो पढ़ाई का जो जुनून होता है ना, वो भी अलग ही होता है बेटा। तो इस फेज़ को बहुत ही अच्छे से याद रखोगे आप आगे, और कहानियों में सुनाओगे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग्स को। हाँ भाई, हमने ऐसे किया, मैं तो इतना टाइम पढ़ता था। थोड़ा कम सो लो, कुछ दिन थोड़ा कम सो लो बेटा, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये याद रख लेना। समझ में आया? तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर योर जीपैट एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।